नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे मुद्दे पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने ही विधायक ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और सांसद हेमा मालिनी जी के ऊपर इनामों की घोषणा की जा रही है। तो क्या विषय है? विषय था यमुना जी का जल। 1 लोटा जल पीने पर लाखों रुपए का इनाम। लगातार इनामों की बौछार हो रही है। उसी को लेकर के हमारे साथ में आज मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता सचिन चतुर्वेदी जी। आइए बात करेंगे सचिन जी से कि क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे को लेकर के, क्या राय है इनकी, आखिर इनके विधायक जी पर जो इनाम घोषित किया जा रहा है क्यों किया गया, क्या कारण रहा उसका। सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी न्यूज़ के सभी दर्शकों के लिए मेरा नमस्कार जी। बताएं, आजकल सोशल मीडिया में ये मुद्दा काफ़ी छाया हुआ है। आपके जो ऊर्जा मंत्री जी हैं उन पर इनाम घोषित किया गया है। जो सांसद महोदय हैं हेमा मालिनी जी, उन पर भी इनामों की घोषणा की जा रही है। तो क्या आपके मामले ये संज्ञान में है आपके ये मामला? जी, सोशल मीडिया का ज़माना है और संज्ञान में मामला है और धर्म और आस्था से चलने वाला ये देश, जिसमें माँ यमुना जी हमारी ब्रजवासियों की माँ है और इसमें हमारी आपकी सभी की भावनाएं समाहित हैं। आज यमुना जी का प्रदूषण, उससे पूरे ब्रजवासी पीड़ित भी हैं, दुखी भी हैं और यमुना जी के जल रूप के प्रदूषण के कारण जो यहाँ की पेयजल आपूर्ति से मथुरा की जनता परेशान है, उससे भी वो पीड़ित हैं। ऐसा नहीं है कि नेतृत्व के संज्ञान में कोई मामला नहीं है। उनने इनाम रखा है, उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन उनका ये कदम स्वागत योग्य नहीं है। क्या आप जानते हैं कि यमुना जी का जल इतना प्रदूषित है और हमारे आपके विधायक और सांसद वो हमारे आपके जनप्रतिनिधि हैं। क्या हम और आप ये चाहते हैं कि वो उस जल को पी के बीमार पड़ जाएं? किसी के साथ देखिए, बीमार तो नहीं कहीं। सुनिए, मैं अपनी बात पूरी करूं। क्या आप चाहते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी जनता का आदमी उस जल को पी के बीमार हो जाए, जबकि हमको आपको मालूम है वो जल कितना प्रदूषित है? हम आप ये कह सकते हैं कि आज यमुना के प्रदूषण पे जो जनप्रतिनिधियों की स्थिति है वो हमारे आपके बीच में आके उसको पूरा करें, हमारे आपके बीच में उस संवाद को करें। लेकिन ये बुलाने का माध्यम ही तो है। उनके द्वारा कहा भी जा रहा है कि हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि वो 1 लोटा जल पिए, हमारा उद्देश्य केवल ये है कि वो आकर के इन परिस्थितियों को देखें कि जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, जो जीवन दायिनी यमुना मैया है, वो जीवन दायिनी आज स्वयं अपने जीवन के लिए, अपनी जो हालत है उसके लिए सशक्ति हुई नज़र आ रही है, अपनी जीवन की भीख मांग रही है, जो नदी ना होकर एक नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, जिसकी इतनी दुर्दशा की गई, उसी को दिखाने के लिए जनप्रतिनिधि को बुलाया जा रहा है ताकि वह आकर के इसको देखें। जो जिन्होंने इनाम की घोषणा की है उनके द्वारा कहा भी गया है कि हमारा उद्देश्य किसी भी हद तक उनको इस चीज़ को लिए प्रेरित करना नहीं है कि वह आकर के इनाम लें या इनाम दें। इनाम रखना एकमात्र उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य ये है कि जनप्रतिनिधि जिनकी जिम्मेदारियां बनती हैं यमुना को लेकर के, शहर को लेकर के, विकास को लेकर के, वह मौके पर आकर परिस्थितियों को देखें। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी नदियों से नदी जोड़ो और सड़क से सड़क जोड़ो अभियान के अंतर्गत निरंतर सरकारों को निर्देश देके कार्य करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नमामि गंगे के अंतर्गत 1856 करोड़ श्री यमुना जी की सफाई के लिए निरंतर कार्य में है, जिसमें एसटीपी प्लांटों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मथुरा के अंतर्गत ही 4 से 28 करोड़ रुपए से एसटीपी प्लांट का निर्माण शीघ्र ही 3 महीने के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। ये प्लांट किस स्थान पर बन रहा है, क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? ये स्थान लाल दरवाजे पे बनना है। आप कभी भी जाके मौके पे देख सकते हैं। यमुना मिशन के आगे ये 4 से 28 करोड़ रुपए का एसटीपी प्लांट यमुना जी का बनना है, 4 से एमएलडी का। इसके अलावा आप इतना भी जानते हैं कि श्री यमुना जी के प्रदूषण की जो स्थिति है, कल ही दिल्ली में हमारे बड़े भाई अरुण कुमार त्रिपाठी जी ने हिंदुस्तान टाइम्स में छापा है कि 600 टन कचरा प्रतिदिन दिल्ली में, राजधानी जो हमारे आपके देश की राजधानी है, वो यमुना जी में डाला जाता है और 17 नाले, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण का कारण वजीराबाद ड्रेन है। आज औद्योगिक कचरे के कारण भी श्री यमुना जी प्रदूषित है। हमारी आपकी जो वार्तालाप है नेतृत्व का संज्ञान और कहीं न कहीं स्थलीय अधिकारियों की अक्षमता का कारण है कि वर्तमान स्थिति यमुना में प्रदूषित का कारण। देखिए, हम बात अगर मात्र मथुरा की करें, हम लोग अगर ऊपर की ओर ना जाएं और बात करें केवल मथुरा और मथुरा की यमुना की,
तो मथुरा में भी यमुना की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति में नहीं है अगर पीछे से देखा जाए तो। कंच किले के आगे यानी कि जो पिछला हिस्सा है हंस या रानी का घाट, उससे पिछली तरफ यमुना इतनी प्रदूषित नजर नहीं आती है। जितना प्रदूषण एकमात्र मथुरा के प्रमुख द्वारकाधीश मंदिर के सामने जो स्वामी घाट नाला बताया जाता है उसके कारण है, उतना प्रदूषित यमुना जल और कहीं पर भी नहीं है। बताया जाता है उसी में से जितनी संख्या में कचरा आता है, जितनी थैलियाँ आती हैं, उतनी संख्या में और किसी नाले से नहीं आ पाती है। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि बिल्कुल ये विश्राम घाट के समीप ही नाला बह रहा है और लगातार इसकी शिकायत भी की जा रही है, लगातार ये मामला संज्ञान में भी अधिकारियों के तमाम अधिकारी आते हैं, निरीक्षण करते हैं, लेकिन कोई कुछ किया नहीं जाता। क्यों नहीं किया जाता? 4 साल बीत जाने के बाद भी आज जवाब मांग रही है जनता। जनता के प्रति जवाबदेही है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से प्रदूषण के संकल्प लिए आज हर कार्यकर्ता के साथ में हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय करे बैठे हैं। लेकिन वर्तमान में जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं वो प्रशासन सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं संगठन का इसमें हस्तक्षेप न करना और निरंतर प्रशासन के साथ मॉनिटरिंग न करना भी इस प्रदूषण का कारण है। क्या कहीं ना कहीं पर आपका ये बयान के अधिकारियों द्वारा अनदेखी करते रहना, अपने ही अधिकारियों पर उंगली उठाना नहीं हुआ? जी, लगातार शासन और प्रशासन गोपाल दोनों में अंतर है। शासन के निर्देश पे ही प्रशासन कार्य करता है, लेकिन प्रशासन शासन की मंशा के अनुरूप यहाँ कार्य नहीं कर रहा है। लगातार यहाँ का संगठन उस बात को माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय ऊर्जा मंत्री तक, सब जगह तक उचित मंच पर पहुँचा चुका है, लेकिन किन कारणों से उन पर विचार नहीं हो पा रहा है। आपके माध्यम से हो सकता है, आपके मंच के माध्यम से ये आवाज़ उन तक पहुँचे। क्या कारण हो सकते हैं? आखिर देखिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर भेजे गए हैं, आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, और अगर आप उन पर ही खरा नहीं उतरते हैं तो कहीं ना कहीं जवाबदेही होती है, कार्यकर्ताओं के ऊपर भी दबाव रहता है। और कार्यकर्ताओं ने इस बात को कहा भी है कि आप जो मुख्य अधिकारी हैं वह तो ऊपर बैठे हुए हैं, जनता हमसे जवाब मांग रही है। 4 सालों में कुछ न करने का जवाब कार्यकर्ताओं को देना पड़ रहा है। तो कहाँ तक उचित मानते हैं कार्यकर्ताओं की बात को? कार्यकर्ताओं की बात उचित है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार अभी 1 हफ्ते तक सारे क्षेत्रों की बैठक करके माननीय संगठन मंत्री जी को भी लगाया है। किसी भी कार्यकर्ता की बात को अनसुना नहीं किया जाएगा और संगठन से लेके सरकार तक जहाँ भी मतभेद हैं उनको पूर्ण रूप से पूर्ण करके कार्यकर्ता के मनोबल को किसी भी स्थिति में कम नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जो एक कदम उठाया गया है, इनामी राशियों की घोषणा की जा रही है, लगातार हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य समूहों में भी लगातार इनामी राशि बढ़ती जा रही है। यानी कि कोई जिसकी जैसी क्षमता है, कोई 5100 रुपये, कोई 1100 रुपये, कोई 200 रुपये तक, जैसा कि उसकी क्षमता होती है उसी के अनुसार लोग इनामों की घोषणा भी कर रहे हैं। और कार्यकर्ता जो हैं इससे व्यथित होकर के उन्होंने एक कदम उठाया। बताया जाता है कि जिस वक्त जो प्रमुख रूप से जिन्हें संजय जी नाम जिनका है, संजय जी के द्वारा ही कहा गया था कि मैंने अपने जो अधिकारी हैं उनको सूचित किया था कि अगर 2 से 3 दिनों के अंदर मेरी बात मेरी ही पार्टी के अधिकारियों तक नहीं पहुँचती है तो मैं ऐसा कदम उठाऊँगा जिससे कि मुझे भी नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा। और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं पार्टी को इससे नुकसान होता नज़र आ रहा है। जो लोग हैं वे टूट रहे हैं, कार्यकर्ता स्वयं कुछ बीजेपी के ही कार्यकर्ता भी इनामों की घोषणा कर रहे हैं। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप कि अगर कार्यकर्ताओं की ही अनदेखी की जा रही है, कार्यकर्ताओं की बात ही नहीं सुनी जा रही है, तो आम जनता कैसे अपनी बात अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाए, कैसे उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? जिन लोगों ने अपनी भावनाओं के अनुरूप ये कार्य किया है मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी की ओर से, और बहुत शीघ्र ही उनको विश्वास दिलाऊंगा कि उनके बीच में माननीय ऊर्जा मंत्री जी उपस्थित होंगे और श्री यमुना जी को बहुत शीघ्र जल प्रदूषण से मुक्ति दिलाई जाएगी। इसके लिए माननीय सरकार संकल्पित है। यमुना जी को लेकर के तमाम सामाजिक संस्थाएं भी अपना अपना कार्य कर रही हैं। एक तरफ सामाजिक संस्थाएं और एक तरफ नगर निगम, दोनों ही अपने प्रयासों में कहीं ना कहीं असफल नजर आई, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं ने भी केवल इंतजार किया यमुना के प्रदूषित होने का। जिस समय प्रदूषण अत्यधिक बढ़ जाता है उस समय कार्य करके लाभ लेने का, जनता को दिखाने का कि हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। कहाँ तक उचित समझते हैं इन सामाजिक संस्थाओं के कार्यों को भी, जिनके द्वारा प्रदूषण की मात्रा बढ़ने पर फिर साफ करने का? क्या लगातार अगर सफाई के अभियान चलते रहें तो क्या यमुना शुद्ध नहीं रह सकती? भैया, सफाई अभियान चल रही है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और यमुना जी की मथुरा में स्थिति मेन जो कारण है उसका कारण है मथुरा रिफाइनरी। उसमें से एक साइट्रो सल्फर कुछ ऐसा केमिकल पदार्थ निकलता है जिसकी वजह से मथुरा में यमुना जी के जलीय जो जीव है वो लुप्त हो गए। दूसरा, यहाँ कुछ औद्योगिक इकाइयों के द्वारा एक ऐसा प्रदूषण है,
लगातार स्थितियां ऐसी निर्माण होती गई कि यमुना जी का प्रदूषण के जल में स्थिति ये है कि आज उसमें यमुना जी का जल 1% नहीं है। मैं आपको मंच पे कह रहा हूं। लेकिन रिफाइनरी जो है मथुरा के काफ़ी आगे जाने के बाद में यमुना में उसका जल जाता है, ना कि पीछे से। उसका 45 किलोमीटर तक प्रभाव है, उसके जो केमिकली है ऊपर से, और यानी कि बहाव से विपरीत भी उसका प्रभाव पड़ता जी 45 किलोमीटर तक उसका जितना भी जल शोधन है वो सब भूगर्भ प्रदूषित है। तो यानी कि सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं रिफाइनरी के ऊपर आप कि रिफाइनरी के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है मथुरा में, उसके कारण भी यमुना काफ़ी हद तक प्रदूषित हो रही है। और यहाँ का जो भूगर्भ है जिससे कि शुद्ध जल की मात्रा आती है, और लोग यहाँ का पानी अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जो भूगर्भ जल के जो स्रोत होते हैं उन्हीं से पानी पीते हैं। यहाँ मथुरा के अंदर डायरेक्ट नलकूप लगे हुए हैं जिनसे कि सप्लाई होती है और घरों तक पानी आता है। तो आपके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं सीधे सीधे आरोप नहीं लगाया जा रहा है, यानी कि जो कहा जा रहा है, स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक तरीके से आपके साथ द्वारा यही कहा जा रहा है कि रिफाइनरी के द्वारा भी भूगर्भ जल जो है वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, और उन्हीं के जल से आज यमुना भी कहीं ना कहीं प्रदूषित होती नजर आ रही हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि प्रदूषण का कारण जहाँ से मथुरा रिफाइनरी पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन तेलीय पदार्थ का रिसाव होता है, ये यमुना नदी में 45 किलोमीटर तक तेलीय पदार्थ की परत जमाने में सहयोग करता है, जिससे यमुना के जलीय जीवों से लेकर पर्यावरणीय नुकसान इसका जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं पर चलिए बात करते हैं आज रिफाइनरी की। रिफाइनरी मथुरा के लिए जीवनदायिनी बताई जाती है, बहुत से लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला, लेकिन मथुरा की जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, वह आज भी अंदरूनी क्षेत्र विकास से काफ़ी पीछे नजर आ रहा है। किसके लिए कौन जिम्मेदार मानते हैं आप, किसकी जिम्मेदारी है ये? स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, और जिस पर लगातार काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत मथुरा के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि अब मुक्त की गई है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा बना के ब्रज के तीर्थों का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और अभी विगत दिवस में आप देख सकते हैं किस प्रकार वृंदावन में कुंभ का आयोजन किया गया सफलतापूर्वक, और किस प्रकार से कोरोना महामारी से भी आज उत्तर प्रदेश उभर के आया है, इतने बड़े प्रदेश को लेके आगे। अगर हम लोग बात करें इस क्षेत्र की, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, रमणरेती, ब्रह्मांड घाट आदि, इन सभी क्षेत्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं पर मथुरा को आज काफ़ी पिछड़ा देखते हैं, क्योंकि अन्य सभी स्थानों को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है, जहाँ पर कि मांस, मदिरा या अन्य ऐसे पदार्थ जिनसे कि सामाजिक व्यक्तियों को ठेस पहुँचती हो, जो कि असामाजिक माने जाते हैं। कहीं ना कहीं पर ऐसी चीज़ें जिनसे कि धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचती हो, धर्म स्थल जो हैं यानी कि मथुरा, वृंदावन, उनको तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया गया। लेकिन मथुरा इससे अछूता क्यों? क्या मथुरा को इसके दुष्परिणाम नहीं झेलने पड़ रहे? आज यात्री, श्रद्धालु, दार्शनिक व्यक्ति मथुरा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मथुरा आने में लोग डरते हैं। आखिर क्या कुछ कारण है इसका? जी, जो भी कारण रहा हो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिला नेतृत्व का प्रयास यही है कि पूरा ब्रज क्षेत्र को तीर्थ घोषित किया जाए। और रही बात मथुरा की, तो मथुरा पिछड़ा नहीं रह सकता है, मथुरा मुख्यालय है। एक तरफ आप मथुरा में मुख्यालय की बात करते हैं और एक तरफ वृंदावन को लगातार बढ़ावा देना, कुंभ का विस्तार वृंदावन में, मंदिरों की संख्या लगातार बढ़ती हुई वृंदावन में, सड़कों का विस्तार लगातार वृंदावन में। मथुरा आज भी, आज से 20 वर्ष पूर्व जहाँ था वहीं आज भी खड़ा है। किसी भी नए रोड का निर्माण नहीं किया जा रहा है। सड़कों के ऊपर सड़कों का निर्माण, नालियों की स्थिति बद से बदतर, गलियों की स्थिति आज बेहद ख़राब। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे पूर्व मथुरा की, जो पूर्ण में पहली मथुरा थी, प्राचीन नगरी मथुरा, जो कि होली गेट से अंदर मानी जाती थी। आज नई नई कॉलोनियों का विकास तो हो रहा है मथुरा के बाहर, लेकिन जो मूल रूप से जिसे कि मथुरापुरी कहा जाता था, जिसे धार्मिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं, होली गेट से लेकर विश्राम घाट होते हुए चौक बाजार और जन्म स्थान तक, आज उसके अंदर की स्थिति बेहद दयनीय है। टीलों पर बसा हुआ ये क्षेत्र आज देखते हैं, आए दिन आप देखते हैं कहीं पर मकान फटने की समस्या, कहीं पर टीलों के धंसने की समस्या। तो आज भी जिन समस्याओं से कई सालों से जूझ रहा था, और अब सरकार आने के, यानी कि बीजेपी की सरकार आने के लगातार 2 बार सरकार बनने के बावजूद भी आज स्थितियां और बिगड़ती जा रही हैं बनने की जगह। एक तरफ हम बात करते हैं विकास की, स्मार्ट सिटी बनाने की, और दूसरी तरफ मुख्य सिटी जो मूल रूप से पुरानी मथुरा है उसको ही हम विकास नहीं कर पा रहे, उसको ही सही तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। तो कहाँ कमियां रह गई 4 सालों में? क्यों नहीं आगे आ पाए जनप्रतिनिधि अपने विकास, जो उनका क्षेत्र है उनका विकास करने में? देखिए, विकास की योजनाएं बनाने के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया,
और जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वो मथुरा में हेरिटेज क्षेत्र में घोषित करके और 15 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त की गई, जहाँ से नाली और सीवर का काम विश्राम घाट से बंगाली घाट तक और नवनियुक्त घाट का कार्य हुआ और सारे स्लोगन और बोर्डों का कार्य वहाँ हेरिटेज क्षेत्र के रूप में हुआ। सरकार की मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास करके हेरिटेज क्षेत्र को हेरिटेज क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए और पर्यटन के रूप में मथुरा वृंदावन को विकसित किया जाए। एक हृदय योजना का नाम सुना था, एक हृदय योजना आई जिसमें होली गेट से लेकर के और जन्म स्थान बंगाली घाट यानी कि जो द्वारकाधीश क्षेत्र का आसपास का क्षेत्र था उसको ऐसे रूप में विकसित करना था जिससे कि पूरा जो अंदर का नज़ारा है एक जैसा नज़र आए। नालियों में स्टील की जालियाँ लगाई गई, लेकिन वह भी बिल्कुल ऐसी लगी कि लोग संतुष्ट नजर नहीं आए। और लोगों की तो बात छोड़ दें, जो स्वयं अधिकारी हैं, क्षेत्र के पार्षद हैं, वह भी इन कामों से संतुष्ट नज़र नहीं आए। तो क्या कहेंगे, कहाँ पर कमियां हैं, आखिर क्यों ऐसे कार्य किए गए कि लोग जो हैं यानी कि जो जनता है वह भी संतुष्ट नहीं है, उसके अलावा जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वह स्वयं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो हृदय जो योजना आई थी, हृदय योजना, वह भी कहीं ना कहीं पर असफल साबित हुई, उसका पैसा भी सही तरीके से नहीं लग पाया। अधिकारियों द्वारा लगातार बिना किसी भौगोलिक सर्वे के स्थलीय निरीक्षण के गलत सर्वे बनाना, गलत एस्टीमेट बनाना और शासन की मंशा के अनुरूप उन तीर्थों का विकास न करके अधिकारियों द्वारा लगातार सरकार को गुमराह किया जा रहा है। इस स्थिति पर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और आगामी कुछ दिन में देखेंगे कि मथुरा के लिए बहुत सुखद परिणाम होने वाले हैं। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर योगी जी, मुख्यमंत्री जी हमारे आदित्यनाथ जी आए थे, लेकिन आने के बाद भी केवल चुने हुए स्थलों पर गए, ना उन्होंने कहीं के दर्शन किए, एकमात्र एक सर्वे जैसा उनका रहा और तुरंत आने के बाद में बिना किसी स्थितियों की उन्होंने जानकारी लिए, ना कहीं पर उन्होंने कुछ देखा। बताया कि 5 मिनट के अंदर ही उन्होंने जिला अस्पताल का सर्वे भी कर लिया। तो क्या ऐसा संभव रह सकता है कि मात्र 5 मिनट के अंदर जिस स्थल का निरीक्षण करने के लिए आए हों वहाँ का निरीक्षण भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाए, उनको जो कुछ कागज़ों में दिखाया गया वही देखकर वह वापस चले गए। गोपाल जी, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 के अंतर्गत दौरा किया है, जिसमें मथुरा के अंतर्गत 20 मिनट में मथुरा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया था। और ऐसा नहीं है कि निरीक्षण हवाई किया गया, भौगोलिक सर्वे उनके द्वारा किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार गहन रूप से कोविड-19 के ऊपर कार्य कर रही हैं और टीम 9 के साथ कार्य कर रही हैं। यहाँ की मुख्य तीर्थ स्थल विश्राम घाट और माँ यमुना को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे यमुना को लेकर के? यमुना लेकर अपील तो यही कहूँगा कि आज यमुना के प्रदूषण के कहीं ना कहीं हम आप भी जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं कचरा से लेके सीवेज मैले से लेके हम ही आप इस यमुना में प्रदूषण के कुछ कारण हैं और कुछ कारण प्रदूषण का सरकार भी है और कुछ कारण स्थलीय जो आगे जीव लुप्त हो गए हैं वो भी इस प्रदूषण का कारण है। लेकिन आज मैं आपसे गर्व से कहता हूँ कि हिंदूवादी सरकार है, धर्म की सरकार है। कहीं ना कहीं हमारी आपकी बात के लिए संगठन और नेतृत्व दोनों गंभीर हैं और आज इस सूबे का मुखिया एक धर्म से जुड़ा, आस्था से जुड़े एक संत हैं, तो हमारी आपकी बात खाली नहीं जाएगी और श्री यमुना जी को बहुत जल्द प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा, जैसा कि अभी आपने बताया कि जलीय जीव जंतु समाप्त हो गए, यमुना समाप्त होने के कगार पर है। क्या यमुना के घाट सुरक्षित हैं? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि यमुना के घाट भी कब्जों के कारण समाप्ति के कगार पर हैं। शीघ्र इसके लिए नगर निगम के द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है, लेकिन वो धरातल पे क्यों नहीं आ पाई है उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है। टास्क फोर्स के क्या कार्य हैं, कैसे कार्य करेगी, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। टास्क फोर्स का यही कार्य था कि नदियों के किनारे किसी भी प्रकार का प्रदूषण, कूड़ा डालना, किसी भी प्रकार के फूल वगैरह फेंकना और नदियों के किनारे जैसे शौच क्रिया वगैरह आदि सब बंद की गई हैं और लगातार घाटों के किनारे किसी भी प्रकार का प्रदूषण न हो और अतिक्रमण न हो। ये लेकिन अतिक्रमण के लिए देखा जाए तो आज जो कंस किले से आगे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे विश्राम घाट से कुछ ही आगे कंस का किला, जो कि हमारी प्राचीन मथुरा नगरी का ऐतिहासिक किला कंस का किला, उसके शुरुआत से लेकर के और लगभग 15 से 20 घाट, जिसमें कि सबसे अंत में आता है चक्र तीर्थ घाट और उसके बाद में भी अन्य घाट हैं, वे सारे एक तरफ हो गए हैं और आगे टीलों का निर्माण करके वहाँ पर यमुना मिशन द्वारा बताया जा रहा है कथित रूप से कि यमुना मिशन और घाटों से बहुत दूर यमुना को कर दिया गया। यानी कि जो यमुना का मूल स्वरूप है, जो घाटों का स्वरूप है, उसे विलुप्त कर दिया गया और आज यमुना को घाटों से दूर करने का जिम्मेदार यमुना मिशन को कहीं ना कहीं पर लोग स्थानीय रूप से कहते हैं कि यमुना को दूर करने का जो कार्य यमुना मिशन कर रहा है
वह अनुचित है। तो क्या कहेंगे, क्या यमुना के घाटों को आज वास्तव में उस स्थिति में कर दिया गया कि यमुना कभी भी अपने घाटों पर नहीं आ सकती? देखिए, मैं किसी संगठन के प्रति तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जिस प्रकार से यमुना मिशन ने कुछ कार्य किया है तो वह मथुरा के हित में किया है, और वहाँ प्रदूषण को बहुत हद तक यमुना जी को मुक्त भी उस क्षेत्र से किया है, जहाँ लगातार गंदगी का अंबार और वो घाट जो लुप्त हो गए थे, उन घाटों को निकाल कर वहाँ से गंदगी समाप्त करके वृक्षारोपण के द्वारा यमुना मिशन ने उस क्षेत्र को संरक्षित किया है। रही बात कब्जे की, घाटों पे कब्जे की, तो ये आप सभी को मालूम है कि सरकारी संपत्तियाँ हैं, पुरातत्व की संपत्तियाँ हैं और तटीय क्षेत्र है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा या निर्माण नहीं हो सकता है। यमुना मिशन के द्वारा एक सेवा प्रकल्प के रूप में कार्य किया जा रहा है। लेकिन सेवा प्रकल्प तो किया ही जा रहा है, लेकिन वहाँ पक्के निर्माण भी किए जाते हैं, जो कि बताया जाता है कि एनजीटी के सख्त आदेश हैं कि घाटों के आसपास, यानी कि यमुना मिशन के द्वारा जो कार्य किए गए कहीं ना कहीं पर एनजीटी के आदेशों के खिलाफ है। एनजीटी के सख्त आदेश हैं कि यमुना के 100 मीटर के आसपास के क्षेत्र में आप कोई भी पक्का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर लगातार निर्माण किए जाते हैं और घाटों से यमुना को दूर करने का जो कार्य किया गया है, कहाँ तक उचित मानते हैं आप? अगर ऐसा कुछ कार्य है तो वो अनुचित है और शीघ्र ही इस पर पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलेगा। मैं आपको एक मामला और संज्ञान में देना चाहूँगा कि जहाँ कल एकदम जल स्तर उतरने के बाद में घाटों पर यमुना मिशन के द्वारा सफाई की जा रही थी, मैं साफ साफ नाम लेना चाहूँगा यमुना मिशन का, क्योंकि मेरे पास में उसके खिलाफ कुछ सबूत भी हैं। यमुना मिशन के द्वारा एक तरफ तो सफाई अभियान दिखाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर यमुना के मुख्य जो हमारा हाथरस रोड है, इसके समीप ही जो अलीगढ़ जाने का रास्ता है, उसके समीप है, जैसे ही टापू निकल के आया उस टापू पर भी कब्जा करने का प्रयास किया गया। वहाँ पर बांस बल्ली लगा करके तारों की बैरिकेडिंग की गई, झंडे लगाए गए यमुना मिशन के, यानी कि बीच यमुना में जाकर के कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे यमुना मिशन को कि एक तरफ वह अच्छा कार्य दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो शीघ्र इसको संज्ञान में लेके इस पर तुरंत कार्रवाई कराई जाएगी। आप बेफिक्र कहें, किसी भी प्रकार का यमुना की खादर में अवैध निर्माण नहीं होगा। तो दर्शकों, हमारे साथ में मौजूद थे अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता सचिन चतुर्वेदी, जिनके द्वारा कहा गया कि यमुना के साथ साथ मथुरा की भौगोलिक स्थिति कुछ ही दिनों में बदलने वाली है, यानी कि 4 सालों में जो नहीं कर पाई सरकार, अब अगले आने वाले 1 साल के अंदर मथुरा के स्वरूप को बदलने वाले हैं। देखते हैं कि इस 1 साल के अंदर मथुरा में क्या कुछ नया होने जा रहा है, कैसे कार्य करती है बीजेपी, क्या जवाब देगी जनता को। जनता जवाब मांग रही है, तो कहीं ना कहीं पर उनकी कार्यशैलियों के कारण, अधिकारियों के अनदेखी के कारण आज 4 साल में जो नहीं कर पाए उनको करने का अब 1 साल में प्रयास किया जाएगा, जो कि संभव तो नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी प्रयास होते हैं। और आज अगर हमारे पास में पूर्ण रूप से हमारे पास व्यवस्थाएं जो हैं वैकल्पिक नहीं हैं, अब हमारे पास व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं, संसाधनों की मात्रा भरपूर है, हो सकता है संसाधनों के द्वारा जल्द ही कार्य को किया भी जाए, लेकिन देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। 2022 की तैयारियां जो किया जा रही हैं चुनाव को लेकर के, जो चुनाव आएंगे 2022 के, उनको लेकर तैयारियां की जा रही हैं और सभी पार्टियां इस वक्त ज़ोर शोर से लगी हुई हैं। देखते हैं कि जनता अब की बार 2022 में किसकी सरकार को चुनती है और क्या कुछ उनके द्वारा बदलाव किया जाना है। जुड़े रहिए अभी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए अभी न्यूज़। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।